जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों एमपीपीएससी 2021 की जो एक्सपेक्टेड डेट है आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन ही दिसंबर 31 दिसंबर के पहले जारी कर दिया जाएगा। कब रिजल्ट आएंगे, क्या कट ऑफ रहने वाला है, रोस्टर सिस्टम का क्या इफेक्ट होने वाला है, इन सब के ऊपर वीडियो डाला गया है मेरे चैनल पर, जाके उसे ज़रूर देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जेन्युइन बात को ही करते हैं, हम कुछ ऐसी बात नहीं करते जिससे कि हमें व्यूअर्स चाहिए। मेरा मेन मकसद ये नहीं है। मैं भी एक्सपीरियंट रहा हूँ, मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट को क्या क्या परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया जिससे आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो पाए। ठीक है। तो मैंने कुछ पूछा था कमेंट सेक्शन में, आप लोगों से बहुत दिन से वीडियो में बना रहा हूँ, तो मैंने पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा टॉपिक लगता है जो थोड़ा टफ होता है। तो सब ने करीब जो है जितने 70% लोगों ने यूनिट 7 का नाम लिया, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। क्योंकि एमपीपीएससी का जो सिलेबस चेंज हुआ है इस साल 2020 में जो पेपर हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है लोगों को, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे। क्योंकि इन जनरल एमपी के बारे में पढ़ना है उससे हो जाता है, इन जनरल हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना आप लोगों को पता होता है। ठीक है। तो लेकिन यूनिट 7 जो है थोड़ा सा टफ लगती है, इसलिए मैंने सोचा यूनिट 7 से स्टार्ट किया जाए। ये यूनिट 7 का पहला पार्ट होगा जो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएंगे थोड़े बड़े आ सकते हैं, 30 या 35 40 मिनट के वीडियो आ सकते हैं। तो नॉलेज ग्रंथ की ये हमेशा कोशिश रहती है कि जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर किए, जिससे आपके और साथी लोग जिन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, या जो कोचिंग नहीं ले सकते, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है। तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यूनिट 7 पढ़ेंगे आज हम, और इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जितना जरूरी चीज़ हम उतनी पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम वीडियो को स्टार्ट करें। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज ग्रंथ को जाकर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। पुराने वीडियो जाके जरूर देखें, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिए, यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, आप अगर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा दूँ, तो जब कोई वस्तु सपोज ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, किसी वेसल में, किसी बाउल में, किसी भी चीज़ मान लीजिए, और यहाँ पे एक पानी की एक बॉल है, सॉरी आपके पास एक बॉल है। ठीक है। तो जब कोई वस्तु किसी लिक्विड में, ठीक है, किसी लिक्विड में पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, मतलब इसको आधा डुबाइए, किसी इस बॉल को आधा डुबाइए या पूरा डुबाइए, किसी लिक्विड में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है, तो उस बॉल द्वारा या उस बॉडी द्वारा हटाए गए पानी या लिक्विड का वजन उस बॉल के वजन के बराबर या उस बॉडी के वजन के बराबर होता है। हम बॉल लेके अगर समझें, तो जब कोई बॉल यहाँ पे हम डालते हैं, तो यहाँ पे जो पानी है उसको डूबने नहीं देगा। तो क्या करेगी ये बॉल, क्या करेगी, यहाँ से पानी को थोड़ा हटा देगी, डिस्प्लेस करेगी। इसके यहाँ के पानी को इधर चली फेंक देगी, इधर पानी को इधर फेंक देगी, इधर पानी, मतलब चारों डायरेक्शन में पानी, जैसे आपका ऐसा है तो ये चारों डायरेक्शन में फैलने लगेगा। ठीक है। और उसकी जगह क्या आ जाएगी, आपकी बॉल आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जितना जितना पानी इसने बॉल ने हटाया है, अगर उस पानी को हम वेट करें तो ये इस बॉल के वेट के बराबर होगा। सिंपल ये है कि जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी लिक्विड मीडियम में डुबाई जाती है, तो उसके द्वारा हटाए गए पानी का वजन या लिक्विड का वजन उस बॉडी के वजन के बराबर होता है, जिस वजह से वो चीज़ डूबती नहीं है। सिंपल, यहाँ पे जो पानी था उसकी जगह इसने ले ली, तो वो डूबेगी नहीं। लेकिन अगर इसने कम पानी हटाया तो ये डूब जाएगी, क्योंकि फिर इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल जो सिप होती है, पूछा जा सकता है आपसे, सिप जो होती है पानी में नहीं डूबती है, ब्लेड क्यों डूब जाता है। तो सिप जो होती है वो जो पानी यहाँ से डिस्प्लेस करती है, जब सिप रहती है जो पानी डिस्प्लेस करती है, तो उसने जो पानी को डिस्प्लेस करा है, हटाया है, उसका अगर वेट कर पाए हम, तो हम देखेंगे कि उस सिप का जो वजन है उस हटाए गए पानी के वजन के बराबर होता है, जिस वजह से वो चीज़ डूबती नहीं है। तो सिंपल आप ये ध्यान रखिए कि कोई चीज़ पानी में क्यों नहीं डूबती, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से नहीं डूबती है। क्यों आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से नहीं डूबती है? क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए पानी का वजन और उस बॉडी के वेट का वजन दोनों बराबर होता है। मतलब अगर डब्ल्यू इसका हम ले लें वेट, किसी बॉडी का वेट अगर डब्ल्यू ले लें और उसके द्वारा हटाए गए पानी का वेट स्मॉल डब्ल्यू ले लें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू लें, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है। देखिए थोड़ा सा मुझे लिखने में नया नया मैंने स्टार्ट किया, इसलिए मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। उसके बाद हम बात करें अवोगाड्रो लॉ की। अवोगाड्रो लॉ के सिंपल ये होता है कि आप दो गैस लीजिए, कोई भी, मतलब दो तीन कितनी भी गैस लीजिए, आप दो गैस, सपोज एक हाइड्रोजन ले लीजिए आप, और एक हाइड्रोजन आप ले लीजिए, एक हीलियम ले लीजिए। ठीक है। तो हाइड्रोजन
उनके सेम वॉल्यूम में, मतलब अगर सेम वॉल्यूम में हाइड्रोजन आप भर दीजिए और सेम वॉल्यूम में हीलियम भर दीजिए तो उनके मॉलिक्यूल्स के जो नंबर होंगे वो सेम होंगे। सिंपल ये कह रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल अगर आप समझने की कोशिश करें तो मैं आपको गैस के थोड़ा सा सॉलिड में अगर ले जाऊं तो सिंपल आप समझिए कि 10 लीटर का 10 किलो का अगर एक डब्बा है, ठीक है, इसमें आप 10 किलो चावल डालें, ठीक है, और इसमें आप 10 किलो दाल डालें, तो ये कह रहा है कि 10 इस डब्बे में जितने चावल के दाने आएंगे उतने ही इस डब्बे में दाल के दाने आएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, लेकिन ये मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है, समझाने के लिए आपको बताया गया है, लेकिन ये गैस के केस में सेम होता है। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर V1 है तो V1 इक्वल टू N1 रहेगा और V2 इक्वल टू N2 रहेगा। सिंपल ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं, बट ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि कंडीशन हमेशा सेम रहनी चाहिए अगर किसी चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी दो गैसों को जिनके लिए कंडीशन सेम है तो उनकी वॉल्यूम सेम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स का वेट मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम रहेगा। सिंपल ये है, मतलब आप V1 इक्वल टू N1 याद कर सकते हैं इसको, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ब्राउनियन मोशन की। ब्राउनियन मोशन जिगजैग मोशन होता है, जो असिमेट्रिकल मोशन होता है, जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल दिखाते हैं जब एक लिक्विड या गैस में बम्बार्डमेंट करने से आते हैं। सिंपल है, ब्राउनियन मोशन से आप समझिए कि आपने घर में देखा होगा कभी आपकी लाइट आती है, देखा आपने कि सूर्य की जब लाइट आती है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो डस्ट पार्टिकल होते हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं, घूमते हुए इधर उधर दिखाई देते हैं, तो उनका जो शेप होता है वो सेम नहीं होता, वो कभी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब वो ऐसे मोशन में भी फ्लो हो सकते हैं, असिमेट्रिकल किसी भी मोशन, मतलब वो ऐसे फ्लो नहीं होंगे कभी, ठीक है, वो या तो ऐसे मोशन में फ्लो होंगे, असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। तो यही कहना है कि जो सॉलिड पार्टिकल जो लिक्विड और गैस में सस्पेंडेड होते हैं, मतलब लटके हुए रहते हैं, वो हमेशा जो होते हैं जिगजैग मोशन में फ्लो होते हैं। सिंपल ये है, इनका कहने का मतलब ये है। या आप कोई पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी एक कप में ले लीजिए, उसमें आप चीनी डालिए तो सारी चीनी के दाने एक साथ नहीं जाएंगे, कुछ पहले जाएंगे कुछ बाद में जाएंगे। सिंपल ये है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। यह मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ जिससे आपको याद रहे थोड़ा सा, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ की बात करें आप तो V1 इक्वल टू N1 आपको याद आना चाहिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें तो आपको सिप याद आनी चाहिए, ठीक है, सिप पानी की जहाज याद आनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें बर्नौलीज प्रिंसिपल की, तो इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। देखिए इसमें जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट मैं आपको सिंपल से अगर समझाने की कोशिश करूँ, बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं जहाँ भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, अगर P इंक्रीज हो रहा है तो हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। तो इनका देखिए स्पीड ऑफ मूविंग फ्लूइड, गैस या लिक्विड किसी भी चीज़ का हमेशा बढ़ता है अगर वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है तो, ठीक है। सपोज आप कुछ मत आप इस शेप का कोई एक पाइप ले लीजिए, ठीक है, ये शेप का पाइप है, ठीक है, ये शेप का पाइप है, ठीक है। तो यहाँ से जो आप पानी डालेंगे तो यहाँ पे जो पानी का वेलोसिटी होगी इस जगह पे, और इस जगह पे देखिए क्या होगा, कम हो गया, यहाँ पे क्या वॉल्यूम कम हो गया। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम अगर या प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो वॉल्यूम कम होने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड बढ़ेगा और प्रेशर जो है डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि मूविंग फ्लूइड या गैस लिक्विड में प्रेशर जहाँ भी बढ़ेगा वहाँ पे जहाँ पे स्पीड आपकी बढ़ेगी वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा, और जहाँ प्रेशर बढ़ेगा वहाँ स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जैसे कि आप पानी घर में कभी आप पेड़ पौधे सींचते हैं, ठीक है, तो आप एक पाइप लेके सींचते हैं, ठीक है, एक पाइप लेके सींचते हैं, तो नॉर्मल जब पानी इस पे आता रहता है, अगर इस आगे वाले मुहारे को आप दबा दीजिए, ठीक है, इसको आप दबा दीजिए, तो उस समय क्या होता है, जब आप दबाते हैं तो वेलोसिटी तो आपकी बढ़ जाती है लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जितना पानी आता है उतना पानी वहाँ पर नहीं पहुँचता है क्योंकि आपने दबा दिया है, लेकिन क्या होता है दबाने से जो पानी आपका यहाँ पे अभी गिर रहा था वो अब यहाँ गिरने लगता है, ठीक है। आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो घर में जाके कीजिएगा। अगर पाइप से नॉर्मल पानी आप सिंचाई करते हैं या आप कोई भी पौधा सींच रहे हैं तो उसको अगर आगे वाला पाइप दबा दिया जाए, या आप लोग कभी खेलते होंगे कि दबा के एक दूसरे के ऊपर पानी डाल देते होंगे, तो उसको जैसे ही दबाते हैं तो उससे स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो सिंपल ये बर्नौलीज प्रिंसिपल आपका यूज आता है, जो आपका हवाई जहाज, ठीक है, जो एरोप्लेन उड़ता है वो आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही काम करता है, ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें हम बॉयल्स लॉ की,
ठीक है, ये आपने पढ़ा है फिजिक्स में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली उतना हमें पता नहीं होता है। हम 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ते हैं, उसमें पता नहीं होता ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है, बॉयल्स लॉ का मतलब ये है कि टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो एक गैस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, सिंपल। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना। देखिए, जब भी दो चीज़ का कंपेयर करेंगे, तीसरी चीज़ हमेशा आपको कांस्टेंट रखना होगा। तो इसमें V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि वॉल्यूम जब भी किसी भी गैस का जो है वॉल्यूम है, वो हमेशा प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर टेम्परेचर रखा जाए इक्वल टू। उसी तरह चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ बोलते हैं कि टेम्परेचर, इनका कहने का मतलब है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हम क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने का मतलब है द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस राइज और ड्रॉप बाय 1/273 पार्ट ऑफ दिस वॉल्यूम एट ए 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल ऑफ इट्स टेम्परेचर। मतलब अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो वॉल्यूम और जो आपका टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल ये बोल रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। देखिए, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, वॉल्यूम और प्रेशर जो था इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि force of attraction or repulsion between two charges is proportional to the amount of charge on the both charges and inversely proportional to square of the distance between them। मतलब आपका बोलना है कि सपोज दो चार्ज है, एक है Q1, एक है Q2। ठीक है, चार्ज को हमेशा Q से डिनोट करते हैं, तो Q1 Q2। तो ये बोला इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा, मतलब अगर निगेटिव चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव और निगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव होंगे सेम अगर होंगे तो रिपेल करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि proportional to the amount of charge on both the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब जो भी आपका F होगा सपोज, ठीक है, वो आपका Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, मतलब उनके बीच जो भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स लगे, वो उन चार्ज के मतलब मल्टीप्लाई के Q1 Q2 के इक्वल होगा और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये पूछ लेता है आपसे कई बार कि जो आपके फोर्स लगता है वो डिस्टेंस का, उनके बीच जो डिस्टेंस है उसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसा लग रहा है आपको, अगर समझ में नहीं आता आप कहीं पर थोड़ा सा लिख सकते हैं इसको, या एक दो बार इसका आप रिवीजन कर लें, वीडियो को देखने की कोशिश करें। तो सिंपल ये कह रहा है कि दो चार्ज Q1 Q2, इनके बीच या तो देखते जैसे दो चुंबक होते हैं, ठीक है, मैग्नेट दो है, दो मैग्नेट किस या तो एक दूसरे को, अगर दोनों अलग हैं N और S हैं, मतलब दोनों का पोल अलग है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों का पोल अब सेम है तो वो रिपेल करते हैं। तो उनके बीच जब फोर्स है, मतलब उनके बीच की जो फोर्स है, जिस फोर्स से वो रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उन दोनों के जो चार्जेस हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। ठीक है, अब हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो सिंपल है, ये कहता है कि किसी भी एनर्जी को कभी भी जनरेट या ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ उसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। सिंपल ये है। ये कह रहे हैं कि एक यूनिवर्स में हमेशा एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे आपकी सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट आपने देखी है, ऐसे करके एक प्लेट होती है, ठीक है, इसमें करके बॉक्स ऐसे करके सोलर लगी होती है। ठीक है, तो सोलर प्लेट में क्या हो रहा है, एनर्जी, ये सूर्य की एनर्जी लेकर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है, खत्म नहीं हो रही है, वो एनर्जी को क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। तो यही बोल रहे हैं कि किसी भी एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद हम बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन का पहला लॉ ये आपने पढ़ा है, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अवस्था में रहती है या तो गतिमान अवस्था में रहती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहेगी जिसमें वो है, जब तक उस पर कोई बाहुबल न लगाया जाए।
ठीक है। सपोज कोई ढलान पे भी एक ट्रॉली खड़ी है, ढलान, कोई ढलान है, यहाँ पे एक ट्रॉली या ठेला आपने खड़ा कर दिया, ठीक है, तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। अब उस पर आप फोर्स लगा देंगे तो ढलती चली जाएगी, ठीक है। या कोई चीज़ बॉल है, ठीक है, बॉल कहीं फुटबॉल खेलने आप फुटबॉल खेल के आप फुटबॉल खेलते खेलते बॉल को क्या करते हैं, रोक देते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वो हमेशा भागना चाहती है बॉल, लेकिन आप उसको रोक दे रहे हैं। तो यही बोला, जो वो जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहुबल न लगाया जाए। न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, ये तो इजी आप लोगों को पता होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ठीक है, ये बोल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल दिया, तो बॉल का जो मोमेंटम था, बॉल जिस स्पीड से जा रही थी, ठीक है, तो वो तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा, मतलब वो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, आप कितना फोर्स लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में जाएगी, वो तो आपका जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में जाएगी। बॉल अगर फुटबॉल को इधर आ रही है और आपने इधर से फोर्स लगा दिया तो फुटबॉल इधर चली जाएगी। तो यही बोल रहा है कि वो जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स आपने लगाया है उसी स्पीड से जाएगी, और किस डायरेक्शन में जाएगी, वो भी आपने जिस डायरेक्शन से फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है। इधर मारा है तो इधर जाएगी, इधर मारा है तो इधर जाएगी, सिंपल है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो ये बोल रहे हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जिस सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको आपसे कोई फुटबॉल होकर टकरा जा रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, टकरा के वापस लौट जाएगी, ठीक है, अगर आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। तो यही बोला है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल अगर समझें तो जिस तरह से आदमी का पेशेंस नहीं होता है, एक आदमी दूसरे आदमी थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसको मार देता है, वही है, क्या है वो, एवरी एक्शन देयर, और वो अपोजिट रिएक्शन है, मतलब हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होगा। सिंपल चीज़ ये है। अगर आप इसको गुरुत्वाकर्षण के केस में समझे तो आप कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं, तो ठीक है, कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन वो नीचे आ जा रही है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन वो नीचे आ रही है, ठीक है। ये समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, इसको गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल मत समझ लेगा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि देखिए सिंपल V इक्वल टू आई आर कहता है, ठीक है, जहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा वहाँ पे करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये कह रहा है कि जब भी करंट पास होता है किसी कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है तार, घर में आपने अपने तार देखा होगा, वायर देखा होगा, तो जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है दो पॉइंट के बीच में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वेरिएशन अक्रॉस द टू पॉइंट गिवन द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट। सिंपल चीज़ यह है, जब भी आप कोई कंपेयर करते हैं, आप दूसरी चीज़ों को, जिन चीज़ में कंपेयर करें उसको छोड़ के और सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसका कर रहे हैं V इक्वल टू आई आर को कर रहे हैं ना, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो जितना आप वोल्टेज लगाएंगे उतना ही, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। देखिए दो डिफरेंस होता है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। वोल्टेज होता है स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, वोल्टेज सपोज 230 वोल्ट, वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। बट वोल्टेज डिफरेंस मतलब, वो वोल्टेज डिफरेंस मतलब होता है जो उस चीज़ को फ्लो करने में मदद करे। सपोज दो पानी की टंकी है, एक 10 लीटर पानी की टंकी है, एक 5 लीटर पानी की टंकी है, ठीक है, 10 लीटर पानी की टंकी है और एक 5 लीटर पानी की टंकी है, दोनों, एक 10 लीटर पानी टंकी भरी है लेकिन 5 लीटर पानी टंकी खाली, इसको आप दोनों पाइप से जोड़ दीजिए, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ 5 है, 10 ये इधर से पानी फ्लो होगा यहाँ तक 5 तक, और ये दोनों जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक ये पानी फ्लो होता रहेगा। तो सिंपल वही है, V जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज नहीं है, और उतना ही करंट फ्लो होगा जब तक ये दोनों एक बराबर, दो पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएंगे। मतलब यहाँ से अगर यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो अगर आपका यहाँ पे कोई कंज्यूमर तब तक फ्लो होगा जब तक इसमें कोई बल्ब, अगर बल्ब लगा है तो बल्ब जल ना जाए तभी तक, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इन सिंपल आप याद रखेंगे V इक्वल टू आई आर, आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है, V वोल्टेज, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस वो फोर्स होता है जो किसी करंट को फ्लो करने में मदद करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो कभी करंट फ्लो नहीं होगा, याद ध्यान रखिएगा, अगर V जीरो होगा तो करंट कभी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको भी आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपका धूप आती है, धूप में जो चमकता हुआ वो दिखाई देता है, चमकते हुए पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जब भी आप पानी में कभी टॉर्च मारिए तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी वजह से टॉर्च की रोशनी पानी के अंदर फैल जाती है,
तो उसको आप टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में बता रही हूँ। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको पता होगा। ये कहता है कि यूनिवर्स जो है करीब 1.14 बिलियन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 14 बिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो किससे स्टार्ट हुआ? मैसिव एक्सपेंशन इवेंट हुआ था। ठीक है, एट दैट टाइम द यूनिवर्स वॉज कन्फाइंड टू ए सिंगल पॉइंट encompassing all of the universe matter that original movement continue today as the universe expand। सिंपल आप समझें तो इसका कहने का मतलब था पहले एक छोटा सा एटम था, जहाँ से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ पहले एक छोटा सा एटम था और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। ठीक है, जब वो एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, किसी चीज़ में एनर्जी होती है, तो जब वो एनर्जी फैलने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने, तो हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, तो जब वो कैपेसिटी उसकी एक्सीड कर गई तो इसमें एक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट से क्या हुआ कि इसके सारे मॉलिक्यूल्स चारों तरफ फैल गए। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स फैल गए। यही मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है कि जो आपके ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो इसी से बने हैं, और बीच में जो रह गया है वो सन है। सिंपल यही है, और आज भी ये एक्सपेंड कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब एक एनर्जी एक ही जगह पे स्टोर थी, लेकिन उसकी कैपेसिटी के बाहर जब वो एनर्जी निकल गई तो उसमें एक ब्लास्ट हुआ, और वो ब्लास्ट एक्सपेंशन के रूप में चेंज हुआ, और वो एक्सपेंशन आज तक हो रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी बोलती है। इस पर मैंने मेरे चैनल पे एक बेहतरीन वीडियो है जो मैंने ज्योग्राफी के लिए बनाया था। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। उसके बाद करें हबल्स लॉ ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशन। हबल्स एक टेलीस्कोप भी है, इसी के नाम पे पड़ा है। तो हबल्स लॉ ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशन की बात करें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे फॉर्मूला पे याद कर लीजिए। वेलोसिटी इक्वल टू एच इक्वल टू डिस्टेंस होता है, v इक्वल टू एच इंटू डी होता है। ठीक है, v इक्वल टू एच इंटू डी होता है। इसका कहने का मतलब है वेलोसिटी जहाँ पर रिप्रेजेंट करती है गैलेक्सी का रिसेशन वेलोसिटी, एच इज अ हबल कांस्टेंट। ठीक है, और पैरामीटर दैट इंडिकेट द रेट एट विच द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, एंड डिस्टेंस इज द गैलेक्सीज डिस्टेंस फ्रॉम द वन विद विच इट बीइंग कंपेयर्ड। ठीक है, जब कोई चीज़ हम कंपेयर करते हैं कि किस रेट से बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हम हबल कांस्टेंट का यूज करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गैलेक्सी किस रेट से बढ़ रही है तो उसमें हबल कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा बस। उसके बाद हम बात करें जूल और लेंस लॉ की, तो इनका कहने का मतलब है पावर ऑफ हीटिंग। इसको अगर सिंपल हम समझें तो ये कह रहा है कि एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए आप, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि हीटिंग जब किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जब किसी वायर में, देखिए कभी कभी वायर में आग लग जाती है, आप देखते हो ना, तो हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, तब उस पर आग लग जाती है। तो एच जो होता है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो उसमें बहने वाले करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल मतलब उसके आई के तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस आर और टी, आर मतलब रेजिस्टेंस और टी मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, एच इक्वल टू एच जहाँ पे हीट है आपका, आई करंट है, आर जो रेजिस्टेंस है, और टी जो है टेम्परेचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें, थोड़ा सा फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क का। वर्क किसे कहते हैं? कार। तो कार होता है कि वर्क इज सेट टू बी डन इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। ये इंपॉर्टेंट, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको रेड पे मार्क कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपने, मैंने रेड पे मार्क किया, तो उस चीज़ को जरूर ध्यान से पढ़ेगा। उसके अलावा आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, एक बार रीडिंग मारने वाली बात है। वर्क बोल रहा है कार किसको कहते हैं? सपोज यहाँ पे कोई गाड़ी रखी है, ठीक है, कोई साइकिल रखी है, ठीक है, इस साइकिल को अगर हम यहाँ तक मूव कर दें, ठीक है, लेकिन डिजायर्ड डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि साइकिल अपने आप मूव हो जा रही है उसमें क्या कहते हैं ढलान में, तो अगर इस साइकिल को हम यहाँ पे मूव कर पाए तो हमने जो फोर्स लगाया है वही उसका कार्य है। ठीक है, कार्य बराबर बल बटा क्षेत्रफल, जो भी होता है आप लोगों को पता होगा, जो हम बारे में बात करेंगे। लेकिन तो वर्क जो होता है तो वही बोल रहा है कि जब एक फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी पर और उसको मूव कर देता है कुछ डिस्टेंस तक, और वो भी डिजायर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम कार्य कहते हैं, इसकी यूनिट जूल होती है। उसके बाद बात करें एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है एंड इसका यूनिट जूल है। ठीक है, और द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एट
टाइम्स। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्व, जो अभी हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, कभी जनरेट नहीं किया जा सकता, सब सिर्फ इसके फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, और इसकी यूनिट होती है जूल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करें पावर की, ठीक है। पावर की अगर बात करें तो 1 वाट आवर्स बराबर 3600 जूल, 1 किलो वाट बराबर 3.6 इंटू 106 जूल, और 1 हॉर्स पावर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जरूर ध्यान रखिएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। और एक बार नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, यूपीएससी से लेके एमपीपीएससी, यूपीएससी, हर एग्जाम में क्वेश्चन तो जरूर पूछा गया है, ठीक है, जिसको इंपॉर्टेंट है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। और इसको भी आप याद कर सकते हैं, जरूर याद कीजिए आप कि माफ़ कीजिएगा, 1 किलो वाट आवर्स बराबर 3.6 इंटू 1606 जूल होता है। इसको छोड़ भी देंगे कोई बात नहीं, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है एवरीबॉडी इन द यूनिवर्सिटी अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय ए फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल चीज़, कोई भी बॉडी जो है यूनिवर्स में जो अदर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, जैसे कि आप अर्थ जो है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, वही ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। कोई भी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ग्रेविटी कहते हैं। दोनों डिफरेंस है, समझिएगा। ग्रेविटी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी वाला, आपका मार्स कर सकता है, वीनस कर सकता है, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको लाल में किया। 9.8 मीटर पर सेकंड, आपको पता भी होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। इससे कोई मतलब नहीं होता है आपका किस शेप में है, किस साइज का है, वो आपका एक्सेलरेशन होगा ही होगा, ठीक है। अब हम बात करें एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी सिंपल समझिए, जो जाए ना लौट के आए वो पलायन वेग कहलाए। सिंपल गाने के रूप में अगर ध्यान रखें तो एस्केप वेलोसिटी मतलब पलायन वेग, जो जाए मतलब उस मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम मत रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग मैक्सिमम में आगे चले जाते हैं, ठीक है। वो मिनिमम स्पीड, जिस स्पीड से किसी चीज़ को अर्थ के बाहर फेंका जा सके, वो उसका पलायन वेग होता है। उस वहाँ पे जाने के बाद चीज़ें कभी वापस नहीं लौटती हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पता है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, इसको पलायन वेग कहते हैं। जो जाए ना लौट के आए पलायन वेग कहलाए, तो यही एस्केप वेलोसिटी है। उसके बाद बात करें स्क्वायर, ये देखिए लिखा भी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने मीटर लिख दिया है क्या, नहीं किलोमीटर लिखा है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी मून पे 2.4 मीटर पर सेकंड, देखिए रेड किया हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर, अर्थ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो जो एटमॉस्फेयर को खींच के रख सके, ठीक है। तो अर्थ में कोई, मून पे अगर आपने वीडियो देखा हो, लोग तैरते रहते हैं कई बार। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद हाइट ऑफ डेप्थ फ्रॉम अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, और अर्थ के ऊपर जो जैसे जाते रहते हैं वहाँ पे जी जो होता है डिक्रीज होता जाता है। जी पोल्स पे जी मैक्सिमम होता है, बहुत बार पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोल्स पे जी मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे जी जो होता है मिनिमम होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, देखिए मैंने लिख भी दिया है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जी डिक्रीज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी जो होता है, मतलब आपका ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। अच्छा, अर्थ के रोटेशन की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। एक फोर्स होता है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से लगता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जियोग्राफी या कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं, वेव्स पढ़ते हैं आप, या जब आप साइक्लोन पढ़ते हैं, हर चीज़ में वो काम आता है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जी डिक्रीज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज, एंड इंक्रीज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंगुलर स्पीड अगर बढ़ेगी तो आपका जी की वैल्यू घटेगी, और जी एंगुलर स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू घटेगी, एंगुलर स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने लिखी है स्लाइड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6, आप सिंपल याद रखिए कि अर्थ पे, मून पे किसी बॉडी का वेट 1.6 हो जाता है। मतलब अगर आप 60 किलो के हैं और मून पे जाएंगे तो आप सिर्फ 10 किलो का फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। इतना आप ध्यान रखिए, और जिन पे रीड किया गया जरूर ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात सैटेलाइट के लिए अलग से भी वीडियो आएगा, दूसरे या तीसरे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जब हम ये सब पढ़ रहे होंगे, अर्थ के बारे में, साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में जब पढ़ रहे होंगे, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे इसी यूनिट 7 में ही। लेकिन थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में अगर करें तो सैटेलाइट 2 टाइप से होते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल
सैटेलाइट होता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ जो किसी बॉडी के आसपास घूम रही है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट जैसे हम चंद्रमा अर्थ के चारों ओर घूम रहा है उसको नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग बनाते हैं किसी पर्पज़ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। तो मून आपका नेचुरल सैटेलाइट है और जबकि इनसाइड भी आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 1 घंटा 24 मिनट होता है, करीब 34 मिनट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रख लीजिए। जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है इसके पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। 34 मिनट, 34 मिनट आप याद रख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा गलत एक एक्चुअली लिख गया है ना यहाँ पे, ये 84 मिनट होता है ना दोस्तों, ये 84 मिनट होगा, ठीक है। 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा मतलब कितना हुआ आपका, 60 मिनट हुआ, 84 इसको कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको मैं कंफर्म कर दूंगा एक बार देख के। फिर उसके बाद हम बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जो अर्थ की हाइट से करीब 36,000 किलोमीटर, कितनी बार पूछा गया है, 50 बार पूछा गया है। ये IAS के एग्जाम में पूछा जा चुका है, IES के एग्जाम में पूछा जा चुका है, UPPSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया। 36,000 किलोमीटर, बहुत बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लीजिए। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 आवर्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। दोनों का टाइम पीरियड आप देखिए बस, ठीक है। जियो इसका देखिए आप सैटेलाइट का, तो आपका करीब 84 मिनट बोल रहा है और यहाँ पे 24 घंटे बोल रहा है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे, बस सिंपल मैं बता दे रहा हूँ। अर्थ का रोटेशन जो होता है, देखिए रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों में डिफरेंस होता है। हम अर्थ के रोटेशन की बात करें, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। बट देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या आता है कि रोटेशन मेक द, जो सन और स्टार किस तरह मूव होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो वो लोग ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं। इवन सन अगर स्टेशनरी है तो भी वो आपको ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए दिखाई देगा। देखिए पैटर्न जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन आने के जो वो हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है आपका, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट आप लगा के चले जाएंगे। तो आपका अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, बट जो आपका सन और स्टार्स जो है स्टेशनरी होते हैं वो आपको ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए दिखाई दे। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे, ठीक है, जिसकी ऑर्बिटल पीरियड सेम रहती है अर्थ की रोटेशन पीरियड के, इसीलिए इसका 24-25। जैसे सिंक्रोनस का मतलब ही होता है सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज, कोई चीज़ अगर स्पीड से चले उसी स्पीड से हम चलेंगे, इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। दो गाड़ी अगर सेम स्पीड चले उसको सिंक्रोनाइज कहते हैं। तो जियो सिंक्रोनस से आप समझिए कि जिस सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग स्पीड अर्थ के ऑर्बिटिंग स्पीड के साथ, रोटेशन स्पीड के साथ है, रोटेशन पीरियड के साथ है, उसको जियो सिंक्रोनस कहते हैं। सिंपल सिंक्रोनस वर्ड ऑफ गया, सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइजेशन। और अगर सिंक्रोनस सैटेलाइट में ये बोल रहा है जियो विच हैज ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ए सर्कुलर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट डायरेक्टली अबव द अर्थ इक्वेटर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब हम बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज टू टेलीकास्ट, पर्पज क्या होता है इसका। टीवी प्रोग्राम जो आप देखते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से आप देखते हैं, ठीक है। एक तो होता है जियो सिंक्रोनस, एक होता है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी जो आपका पोलर के ऊपर है, ठीक है, डायरेक्टली अब नहीं, अर्थ के जो ऊपर है उसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं, और जो पोलर के ऊपर होता है उसको आप जियो सिंक्रोनस बोलते हैं, ठीक है। तो टीवी प्रोग्राम में काम आता है। पोलर सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है 800 किलोमीटर की स्पीड से, और टाइम पीरियड है इसका 84 मिनट, जो हमने पढ़ा था अभी 84 मिनट, 1 आवर 24 मिनट पढ़ा था ना, जिससे हम कन्फ्यूजन कर रहे थे। तो 84 मिनट है पोलर सैटेलाइट। इसके बारे में बात करेंगे। ये पोलर सैटेलाइट नाम से पता चल रहा है, ये घूमता रहता है और मोस्टली टाइम ये पोल के ऊपर ही रहता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।